नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 5 हिंदी का पहला पाठ जिसका नाम है राग की रस्सी। यह एक कहानी थी। इस राग की रस्सी कहानी को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और उसके बाद में उसमें आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी हमने जाने थे। आज देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ आपकी पुस्तक में दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर। तो देखिए प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है आपके सामने। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। देखिए जो तिब्बत का मंत्री था लोनपोगार, वो अपने बेटे के भोलेपन की वजह से चिंतित रहते थे। तो आपको ये बताना है कि वो किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। तो देखिए इसका आंसर। देखिए तिब्बत के मंत्री का बेटा बहुत सीधा साधा व भोला था। उसे होशियारी छूकर भी नहीं गई थी, इसलिए वह परेशान रहते थे कि मेरे बाद में इसका क्या होगा। तो देखिए जो लोनपोगार का बेटा था वो बहुत ही सीधा साधा था, इसलिए वो जो लोनपोगार थे वो परेशान रहते थे। इसीलिए वो चिंता में रहते थे कि मेरे जाने के बाद में इस मेरे बेटे का क्या होगा। देखिए अगला प्रश्न। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। अब अपने आप को तिब्बत के मंत्री की जगह रखकर इसका आंसर देना है आपको। तो देखिए, यदि मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो बेटे को बहुत प्यार व समझदारी से समझाती और समझदारी से काम करने के लिए प्रेरित करती। देखिए आप इसमें कुछ अलग आंसर भी दे सकते हैं। यहाँ पर जैसा बताया है वो देखिए कि यदि मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो उस बेटे को बड़े प्यार से और समझदारी से समझाती और उसे समझदारी से काम करने के लिए प्रेरित करते, उसे प्रेरणा प्रदान करते कि आपको ऐसे काम करना है। देखिए इससे आगे। अब देखिए आगे है शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। फिर प्रश्न पूछा है आपसे, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। मंत्री ने जो उसका बेटा था उसको शहर क्यों भेजा था। तो देखिएगा हमने पाठ को पहले पढ़ा था, आपने अच्छी तरह समझा होगा, तो आपको सबको ये प्रश्नों के आंसर पता चल रहे होंगे। देखिए मंत्री ने अपने बेटे को शहर भेड़ों के साथ भेजा था। वे चाहते थे कि उनका बेटा शहर जाकर दुनिया के बारे में जाने और व्यवहारिक बने, क्योंकि उन्होंने देखिए उनको पता था कि उनका बेटा बहुत ही सीधा साधा है, तो उन्होंने शहर में भेजा। क्योंकि शहर वाले लोग थोड़े चालाक होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि वो जाएगा वहाँ पर और दुनिया के बारे में अलग अलग तरह के लोग वहाँ उसे मिलेंगे, उनके बारे में जानेगा और यानी कि व्यवहारिकता आएगी इसमें, इसके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन होगा, इसलिए उन्होंने इसको शहर भेजा। अगला प्रश्न है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। यानी भेड़ों के साथ कहीं उसे और दूसरी जगह भी भेज सकता था, लेकिन क्यों उसे शहर में ही क्यों भेजा भेड़ों को लेकर। तो देखिए मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वहाँ की समझदारी, चालाकी, काम करने का तरीका उसके बेटे को समझ में आ सके। देखिए मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था कि जो शहर की जो समझदारी होती है, जो चालाकी होती है और जो काम करने का लोगों का जो ढंग है, उसको वो बेटा अच्छी तरह से समझ सके, इसलिए उन्होंने भेड़ों को लेकर अपने बेटे को शहर भेजा था। अब आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देखिए, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे। घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी थी। अब देखिए हम जगह परिवर्तन करते रहते हैं, कोई पहले कहाँ रहते थे, अभी कहाँ रहते हैं। तो आपको किसी भी घर वालों से या कोई घर के आस पड़ोस वालों से, किसी भी व्यक्ति से आपको बात करनी है और पूछना है आप पहले, इससे पहले कहाँ रहते थे, अभी जहाँ रह रहे हैं उससे पहले आप कहाँ रहते थे और आपने उस जगह को क्यों छोड़ा था और क्या आप उस जगह को छोड़कर खुश हो या फिर ना खुश हो, यह आपको स्वयं को यहाँ पर करना है। तो ये अपने घर वालों से या आस पड़ोस में आपको पूछना होगा। अगला प्रश्न है हमारा,
जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भुनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। अब देखिए, जो के बोरे लाने को कहा था लोन पोगार ने अपने बेटे को शहर भेजकर, तो इसमें बताया है कि जो एक तरह का अनाज है जिसे हम कई तरह से प्रयोग में लेते हैं, रोटी भी बनाते हैं, सत्तू बनाते हैं और उसको सूखा भुनकर भी हम खा सकते हैं। तो अब आपसे कहा है कि आपको कुछ और अनाजों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो देखिएगा, देखिए कुछ और अनाजों के नाम आपके सामने है जो पहले से ही हमने ऊपर देख लिया है, जो गेहूँ, चना, जवार, बाजरा और मक्का। तो ये हो गए कुछ और अनाज हमारे सामने। आगे देखिए, गेहूँ और जो अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा होते हैं। गेहूँ, देखिएगा, गेहूँ और जो अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा होते हैं। एक शब्द है गेहूँ, दूसरा है जो और तीसरा शब्द इसमें बताया हमको अनाज। तो ये तीनों शब्द क्या बताए हैं? संज्ञा बताए गए हैं। गेहूँ और जो अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। देखिए, इसमें संज्ञा के बारे में बताया गया है। इस प्रश्न में आपको संज्ञा के बारे में बताया गया है। हमने पिछली बार और एक वीडियो भी मैंने इस पर संज्ञा के ऊपर बनाया था और पिछली बार हमने अच्छे से पढ़ा भी था संज्ञा को। तो देखिए, जो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो गेहूँ और जो, ये क्या है? ये भी संज्ञा है और अनाज भी संज्ञा है। तो देखिए, इसमें बताया है गेहूँ और जो तो अनाज के नाम हो गए, तो ये तो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो अनाज है वो इनकी वो बता, ये अनाज क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो चुका है। इसी प्रकार रिमझिम, ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपकी पुस्तक का क्या नाम है? रिमझिम है। तो ये हो गई क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो पाठ्य पुस्तक के नाम से अगर पुकारे हम पाठ्य पुस्तक, तो ये हो जाती है जातिवाचक संज्ञा। तो ये तो आपको थोड़ा संज्ञा के बारे में पहले बताया गया है। अब इससे देखिए कुछ प्रश्न हैं। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण कर इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। अब देखिए, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको ऊपर जो दो संज्ञा हमने अभी पढ़ी थी, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, उन दोनों संज्ञाओं में इनको बांटना है जो शब्द हमारे सामने हैं। जैसे कुछ शब्द है लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर और वेशभूषा। तो देखिए, अब हम इनको बांटते हैं। तो देखिए, हमने दो बॉक्स बनाए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम रख रहे हैं लेह, खिचड़ी, शेरवानी और तांबा। ये तो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा में हमने रखा है धातु, भोजन, वेशभूषा और शहर। तो ये जो 8 शब्द हमारे सामने दिए गए थे, हमने इनको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले और दूसरे हैं जातिवाचक संज्ञा वाले, जो आपके सामने आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए आगे, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोच कर लिखो। अब देखिए, अभी हमने देखा था कुछ जातिवाचक संज्ञा हमने बनाई थी, उसमें कुछ शब्द थे। वो शब्द क्या थे? धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा। अब आपसे कह रहा है कि उनसे आपको उन जातिवाचक संज्ञाओं के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द सोचकर लिखने हैं। तो ये काम तो आप कर ही सकते हो। तो देखिए, अभी फिर इनको देखते हैं हम एक बार। जो जातिवाचक संज्ञा वाले हमने शब्द देखे थे, धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा। तो देखिए, इनके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द। धातु के लिए लिया हमने सोना, चांदी और तांबा। भोजन के लिए रोटी, दाल, चावल। शहर के लिए दिल्ली, जयपुर और गाजियाबाद। तो वेशभूषा के लिए कुर्ता, पजामा और साड़ी। तो ये जो पीछे आपको ब्लैक कलर में जो दिखाई दे रहे हैं, इन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ये जो रेड कलर में है, धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा, इनमें हो गई जातिवाचक संज्ञा। तो ये हो गया हमारा ये संज्ञा वाले जो कुछ प्रश्न थे, उनको आप आराम से उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं पुनः संज्ञा को अच्छी तरह से समझने के लिए। अगला प्रश्न है, तुम शेर मैं सवा शेर। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए
था न सचमुच नहले पर धैला। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो, उसे एक कागज़ पर लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। तो इसको भी देखिए आपको स्वयं को करना है। अब इसमें देखिए हम कक्षा में, अगर हमारी कक्षा सुचारू रूप से संचालित होती है तो हम इसको कक्षा में करने का प्रयास करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें जैसा दिया गया है उसी के अनुसार हम एक एक चिट, अब सभी बच्चे एक एक चिट लिखेंगे और उसको एक डिब्बे में डालेंगे हम, और फिर दूसरे बच्चों को बुलाकर हम उनसे चिट निकलवाएंगे और उसको पढ़ेंगे और उनके बारे में कुछ करने के तरीके बताए जाएंगे, भाई कैसे क्या करना है इसको। और जो सबसे ज़्यादा उपाय बताएगा, उनको करने के तरीके बताएगा, वो आपकी कक्षा का बीरबल कहलाएगा। अगला प्रश्न है, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी दो। तो देखिएगा इसका आंसर है हमारे पास, मंत्री को यह तो बहुत पसंद आया था कि बेटा उसका दिया काम कर आया है, लेकिन जब उसे पता चला होगा कि यह काम उसके बेटे के स्थान पर एक लड़की ने किया है तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। वह अपने बेटे को समझदार और चालाक बनाना चाहता था, लेकिन लड़की के कारण ऐसे हो नहीं पाया। तो देखिए मंत्री को उसका काम तो पसंद आया था, लेकिन जब उसे पता चला कि उस बेटे की जगह एक लड़की ने यह काम किया है तो उसको दुख हुआ था कि मैं जिस काम के लिए इसको भेजा था, उसको समझदार और चालाक बनाने के लिए मैंने शहर भेजा था, लेकिन उस लड़की के कारण ये ऐसा नहीं कर सका। देखिएगा पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा, अपनी कल्पना से बताओ। अब देखिए वो जब पहली बार भेड़ लेकर गया तो उसने बाल बेचकर जौ के बोरे खरीद लिए, दूसरी बार गया तो सींग बेचकर जौ के बोरे खरीद कर ले आया उस लड़की की सहायता से। तो लोगों ने जो भेड़ों के बाल और सींग लिए थे उनका क्या किया होगा, यह आपको यहाँ पर बताना है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं वैसे तो। देखिएगा जिन्होंने भेड़ों के बाल खरीदे होंगे उन्होंने उसे काट कर ऊन बनाई होगी, फिर ऊन से गर्म कपड़े बनाए होंगे जैसे शॉल, कंबल आदि। देखिए जिन्होंने यानी कि जो भेड़ों के जो बाल खरीदे होंगे उसने पहले तो उसे बालों को काट कर ऊन बनाई होगी और फिर उसी ऊन से कुछ गर्म कपड़े बनाए होंगे, जैसे कि कुछ शॉल, कंबल जो हम सर्दी में अक्सर यूज लेते हैं। और जिन्होंने सींग खरीदे होंगे उन्होंने सींगों से सजावटी सामान बनाया होगा। तो देखिए जो सींग होते हैं उनसे सजावटी सामान बनाने के काम लिए जाते हैं सींगों को, तो उन सींगों के माध्यम से लोगों ने सजावटी सामान बनाए होंगे। आगे देखिए बात को कहने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो देखिएगा। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो। अब आपके सामने 4 वाक्य हैं। चैन से जिंदगी चल रही थी, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। यह आपके सामने 4 वाक्य दिए गए हैं। अब इनको आपकी खुद की भाषा में आपको चेंज करके यहाँ पर लिखना है। इन बातों को तुम यानी किस तरह से कह सकते हो, जो ये वाक्य हैं उनको आपको अलग तरीका यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं हम। देखिए चैन से जिंदगी चल रही थी, इस वाक्य को हम कह सकते हैं जिंदगी आराम से कट रही थी। अगला है होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, इसको हम कह सकते हैं वह बिल्कुल होशियार नहीं था या उसे होशियारी बिल्कुल नहीं आती थी। अगला है मैं इसका हल निकाल देती हूँ, तो इसको हम कह सकते हैं मैं इसका उपाय बता देती हूँ। और अंतिम है उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, इसका हो जाएगा उनकी चालाकी किसी काम नहीं आई, उनकी चालाकी किसी काम नहीं आई। तो ये थे कुछ वाक्य जिनको हमने अपनी भाषा में कहने का प्रयास किया, अलग तरीके से कुछ कहने का प्रयास किया। आगे देखिए लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था,
होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। देखिए, अक्सर क्या होता है, हम होशियार और चालाक दोनों को एक ही शब्द मान लेते हैं और भोला और बुद्धू को भी एक ही शब्द मान लेते हैं, जबकि ये शब्द अलग अलग होते हैं। देखिए, इनमें क्या फ़र्क है, इसको हम अभी जानेंगे। देखिए, आपके सामने सबसे पहले दिया हुआ है होशियार और चालाक में क्या फ़र्क है। तो देखिए, होशियार और चालाक का, होशियार का अर्थ है समझदार। वह कार्य के हर अच्छे बुरे परिणाम को सोचकर निर्णय लेता है। तो देखिए, जो समझदार होशियार व्यक्ति होता है ना, वो अच्छे बुरे कार्य के, अच्छे बुरे जो कार्य होगा उसको परिणाम को सोचकर ही निर्णय लेता है। इसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा, उसको सोचकर पहले, किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में वो सोच लेता है। और चालाक का अर्थ है यहाँ पर चतुर। तो बताया है, देखिएगा, चालाक व्यक्ति चालाकी से अपना काम निकालता है। इसके लिए वह हर युक्ति अपना सकता है, हर तरीका अपना सकता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। कोई भी तरीका चालाक व्यक्ति अपना सकता है, बस उसे तो अपने काम निकालने से मतलब है। देखिए, आगे बताया है भोला और बुद्धू के बारे में भी आपसे पूछा गया था यहाँ पर। तो देखिए, जो सीधा साधा होता है उसे हम भोला कहते हैं, उसे चालाकी छूकर भी नहीं गई होती है, तो वो तो हो गया भोला, जैसे कि लोन पोगार का बेटा था। और बुद्धू का अर्थ होता है बेवकूफ़, उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, उसे कहते हैं बुद्धू व्यक्ति। आगे देखिएगा, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, और क्यों? अब जो लड़की थी उसको आप समझदार कहना चाहोगे या बुद्धिमान, और ऐसा क्यों कहोगे? तो देखिए, लड़की को हम समझदार तथा बुद्धिमान दोनों कहेंगे। लड़की ने लड़के की सहायता करने से पहले उसकी हर बात समझदारी से सुनी, उसके बाद बड़ी बुद्धिमानी से उस समस्या का बिल्कुल उचित हल निकाला। लड़की ने अपनी समझदारी और बुद्धि से हर समस्या पर विजय पाई। देखिए, प्रश्न था हमारा कि लड़की को आप समझदार कहोगे या बुद्धिमान। तो देखिए, पहले कहा कि लड़की को हम समझदार और बुद्धिमान दोनों कहेंगे। अब क्यों का आंसर देने के लिए इन्होंने बताया है, क्योंकि लड़की ने उस लड़के की सहायता करने के लिए बड़ी समझदारी से उसकी सारी बात सुनी थी, और उसके बाद में बड़ी बुद्धिमानी से उन सभी समस्याओं का उसने हल निकाला था। तो इस प्रकार से हम लड़की को समझदार और बुद्धिमान दोनों नाम दे सकते हैं। आगे देखिएगा, अब इसमें आपको दिया गया, देखिए, हमने जब कहानी पढ़ी थी तो हमने लोन पोगार का बेटा और लड़की दिया हुआ है केवल हमारे सामने। उन दोनों के कोई भी नाम हमने पूरे पाठ के अंतर्गत नहीं पढ़े हैं। केवल हर जगह लोन पोगार का बेटा शहर गया, लोन पोगार का बेटा वापस आया, और जो लड़की थी उसको भी यही बताया गया, लड़की ने राख की रस्सी बनाई, लड़की ने उस लड़के की सहायता की। तो यहाँ पर देखिए कुछ नाम दिए गए हैं, जो कि देखिए कहानी में कोई नाम इनका दिया नहीं गया है। तो हमें क्या करना है, तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। तो आपको क्या करना है, इन परिचय पढ़ना है और उनका मनपसंद नाम छांट कर लिखना है। तो आप देखिए खुद इसको पढ़कर जो लोन पोगार के जो बेटे का नाम है और जो उस लड़की का नाम आप जो देना चाहें वो आप दे सकते हैं। इस पैसेज को पढ़ लेना जो आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको पढ़कर आप उनका नाम अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये था हमारा राख की रस्सी पाठ से संबंधित आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न। तो आराम से पढ़िएगा। धन्यवाद सभी को।